हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आप ज्ञानस्थली से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है दिसंबर 2025 का जो एग्जामिनेशन है आपका उसके लिए। और आज हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे कि आप डेट देख सकते हैं, आज 10 नवंबर का ये सेशन होने वाला है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। और चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीचे एक हाइप का बटन यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस किया है, तो हाइप करेंगे अगर इस वीडियो को, तो ये वीडियो यूट्यूब द्वारा और लोगों तक पहुंचाई जाएगी और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज के जो क्वेश्चंस है ना, वो ये रेगुलर क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी कभार एनटीए पूछ देता है और उसमें आप 100% जो है ना वो गलती करके आते हैं। तो आज के क्वेश्चंस टफ होने वाले हैं, है ना, और आपको थोड़े अलग से लग सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल अलग प्रकार के क्वेश्चन और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेशन होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना बताते रहेंगे कि क्या इसका सही उत्तर है। नीचे कमेंट करते रहेंगे और जो कुछ भी आप कहते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं पर्सनली, तो आप वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि इन कम्युनिकेशन द जोहरी विंडो इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड। बताइए, संप्रेषण में जोहरी विंडो का उपयोग किसको समझने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है मीडिया इफेक्ट्स ऑन ऑडियंस, यानी दर्शकों पर मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आत्म जागरूकता और पारस्परिक संबंध, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। तीसरा ऑप्शन है संगठनात्मक संप्रेषण प्रतिरूप, यानी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पैटर्न को समझने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जन संप्रेषण रणनीतियां, इनको समझने के लिए। तो बताइए, कम्युनिकेशन में जोहरी विंडो का इस्तेमाल क्यों होता है। बहुत अलग प्रकार का प्रश्न है और ये इसी प्रकार का प्रश्न जो है ना ऐसा होता है जिसमें आप उलझ जाते हैं। देखिए, जोहरी विंडो क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। अगर आप साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप कभी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के छात्र रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये एक साइकोलॉजिकल टूल है ना। साइकोलॉजिकल टूल होता है ये जोहरी विंडो, है ना। और ये किसने रेडी किया था? जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इंगम ने इसको रेडी किया था। इसका क्या यूज है? तो इसको यूज करते हैं हम लोगों के भी रिलेशनशिप को समझने के लिए कि उनका खुद से कैसा रिलेशनशिप है और दूसरों से कैसा रिलेशनशिप है। खुद से रिलेशनशिप मतलब आत्म जागरूकता। भाई, मुझे पता है कि मेरे कमजोर पक्ष क्या है, मेरे मजबूत पक्ष क्या है, कहाँ मैं फंस सकता हूँ और कहाँ मैं बाजी मार जाऊंगा, है ना। तो वो सेल्फ अवेयरनेस है। और हमारा दूसरों के साथ संबंध कैसा है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। इंट्रा होता है मतलब खुद से, और इंटर मतलब दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोहरी विंडो का इस्तेमाल आत्म जागरूकता और पारस्परिक संबंध के लिए किया जाता है ना। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। जोहरी विंडो में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ओपन, एक होता है आपका हिडन, है ना। इसके बाद एक होता है ब्लाइंड और एक होता है अननोन। ऐसा कि भाई खुद को भी ना पता हो। एक ओपन जो सबके सामने दिख रहा है, सबको पता है कि भाई आपका क्या जो भी आपके बारे में जानते हैं लोग। एक हिडन होता है जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। एक ब्लाइंड है जिसे आपको भी नहीं पता है ना। और एक अननोन होता है कि भाई वो किसी किसी ही केसेस में निकलता है आपका वो जो भाग है या वो आपका बिहेवियर है। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए, दूसरों से रिलेशनशिप को समझने के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डायनामिक्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न जब पूछा गया था तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, तो आप याद रखेंगे, है ना। इस प्रकार के प्रश्न जो है आज होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following sampling technique is most appropriate when the population is heterogeneous and can be divided into mutually exclusive subgroups। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक सबसे उपयुक्त है जब जनसंख्या विषम हो और इसे परस्पर अनन्य उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता हो। पहला है सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक भी कहते हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मतलब स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग जो समूह वाला होता है, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यानी व्यवस्थित प्रतिदर्शन। तो बताइए इनमें से कौन सा टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक जो है ना वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा जब जो हमारा पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है ना, वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब एक तरीके का पॉपुलेशन नहीं है। मान लीजिए कि
उसमें कुछ बच्चे भी हैं, है ना, चाइल्ड या चिल्ड्रन ले लें, कुछ एडल्ट हैं, कुछ ओल्ड एज है, कुछ इन्फेंट है, उसमें विमेन भी हैं, मेन भी हैं, थर्ड जेंडर भी है। तो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो गया ना, एक तरीके के लोग वहाँ पे नहीं हैं। तो इसको बताइए कि अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स में विभाजित किया जा सके, यानी ऐसे सब ग्रुप्स जिसमें एक प्रकार के ही लोगों ऐसे सब ग्रुप्स में भी विभाजित किया जा सके, तो वो कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक होता है? आप बताएंगे आप। देखिए, जब भी हम विभाजन के बारे में बात करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होता है ना, ये विभाजन नहीं करने देता, हमें बांटने नहीं देता। जैसा जो है आपने उठाया रैंडमली और आप उसको सैंपल आपने कर लिया, ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग एक समूह मिलाने के बारे में होता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस हो जरूरी नहीं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करना। लेकिन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में स्ट्रेटा बनाते हैं हम, और स्ट्रेटा मतलब अलग अलग जो है वो ग्रुप्स होता है, सब ग्रुप्स होते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। एक आपने बना दिया एडल्ट का ग्रुप, एक ओल्ड एज का ग्रुप बना दिया, एक इन्फेंट का ग्रुप बना दिया, एक विमेन का, एक मेन का, ऐसा आपने ग्रुप बना दिया है ना। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा, क्लस्टर और सिस्टमेटिक भी नहीं होगा, बल्कि स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न एनडीए आपसे पूछता है जिसमें आप उलझ जाते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे बैच से, मैराथन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है ना, ये जो नीचे नंबर ये जा रहा है, इसको जो है आप इस पे कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे। विनय सर का नंबर है और वहाँ से आप ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं हमारे मैराथन बैच में। उसमें भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट पेपर ऑन की तैयारी करने वाले हैं और पेपर 2 जो है वो मैम कराएँगी, है ना? अगला हमारा प्रश्न है कि शोध में प्रतिमान परिवर्तन या पैराडाइम शिफ्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्न आजकल एनटीए पूछ देता है नाम वाला, कि किसी का नाम पूछ दे रहा है। तो शोध में प्रतिमान परिवर्तन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पहला ऑप्शन है कार्ल पॉपर, दूसरा है थॉमस कून, तीसरा है जॉन डुई और चौथा ऑप्शन है इम्रे लैकेटोस। बताइए, कार्ल पॉपर, थॉमस कून, जॉन डुई या इम्रे लैकेटोस, किसने पैराडाइम शिफ्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था? बताइए। देखिए, पैराडाइम शिफ्ट जो है ना, वो थॉमस कून का काम, थॉमस कून द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? इनका एक काम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, याद रखेंगे ये भी, क्योंकि ये भी पूछ सकता है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस। ये 1962 में इनका एक सेमिनल वर्क या किताब आया था और उसी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशनरी चेंज ले आता है। फंडामेंटल अजम्पशन जो होता है उससे इतर, है ना, कि भाई फंडामेंटल अजम्पशन क्या है कि चीजें जो है लीनियर चलेंगी, है ना। लीनियर चलेंगी मतलब मान लीजिए कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अब क्या ही बदलाव आ जाएगा, अब तो कंप्यूटर्स आ गए, इतना वीडियो कॉलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो अब क्या बदलाव आ जाएगा। तो हमारा सोच था कि ये ऐसे चलेगा ग्राफ, है ना, ऐसे नॉर्मल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन अभी जैसे एआई आया और एआई आने के बाद इतना सारा चेंज हो गया। आप जो है घर बैठे म्यूजिक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। आप जो है अपने फोटो को, जो पुराने फोटोज हैं उनको बिल्कुल नया कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। आप अपने थोड़ा भी अगर आपके पास किसी चीज़ का याद होगा तो उससे रिलेटेड जो है कुछ भी आप कहानी या कुछ भी तैयार करवा सकते हैं। ये सभी कैसे पॉसिबल हो पा रहा है एआई से? तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, यानी कि ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया, है ना। तो ग्राफ बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया और ये इसी को हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, मतलब बिल्कुल परिवर्तन बहुत तेजी से और एक बाय एक आ जाता है। तो वो पैराडाइम शिफ्ट जो है वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का एक तरीका, और इसमें इन्होंने, थॉमस कुन ने ये बताया था पैराडाइम शिफ्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें फंडामेंटल चेंज जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसके अलावा साइंटिफिक डिसिप्लिन में जो जबरदस्त चेंजेज आ जाते हैं उसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, है ना। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रिसर्च का कि क्रॉनबेक अल्फा गुणांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है?
क्रॉनबेक अल्फा गुणांक का उपयोग, यानी द क्रॉनबेक अल्फा कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, क्या मापने के लिए हम करते हैं? पहला है शोध उपकरण की वैधता या वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के लिए। दूसरा ऑप्शन है मापनी की आंतरिक संगति विश्वसनीयता, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ऑफ अ स्केल। तीसरा है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, यानी अंतर मूल्यांकनकर्ता विश्वसनीयता। और चौथा ऑप्शन है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। तो क्रॉनबेक्स का अल्फा कोफिशिएंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बताएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, जब भी आप एक स्केल यूज करते हैं ना, तो उसका जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है उसको मापने के लिए क्रॉनबेक का अल्फा जो है वो इस्तेमाल होता है। क्रॉनबेक अल्फा क्या है? एक इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का मेजर है। इसमें हम ये देखते हैं कि कितना क्लोजली रिलेटेड जो है कोई सेट ऑफ आइटम है एक ग्रुप में, है ना? तो ये 0 से 1 का एक रेंज होता है, 0 टू 1 का रेंज होता है और इसमें वैल्यूज अगर 0.7 के ऊपर है जनरली जो है उनको एक्सेप्टेबल माना जाता है कि हाँ, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये क्या असेस करता है? ये बताता है कि अगर हम सेम कंस्ट्रक्ट को जो है वो सिमिलर स्कोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना चाहते हैं। यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि अलग-अलग अगर आइटम्स हैं और अगर उनका सेम कंस्ट्रक्ट है तो क्या वो सिमिलर स्कोर प्रोड्यूस करेंगे? तो इसलिए ये मल्टी आइटम स्केल वाले रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ऑफ अ स्केल, क्रॉनबेक्स अल्फा कोएफिशिएंट, इसी को जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और ये जो है बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे तो आप जरूर बताएंगे। आज के सारे प्रश्न वैसे ही होने वाले हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सा तार्किक भ्रम तब घटित होता है जब कोई यह तर्क देता है कि एक दावा सत्य होना चाहिए क्योंकि इसे गलत साबित नहीं किया गया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था क्लास में आपको। विच लॉजिकल फॉलेसी अकर्स व्हेन वन आर्गूज दैट अ क्लेम मस्ट बी ट्रू सिंपली बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूवन फॉल्स। इसको, किसी चीज को अगर गलत नहीं प्रूव किया गया मतलब वो सही है ना? अब बताइए कौन सा पॉलिसी होता है वो? एड होमिनेम होता है, स्ट्रॉमैन पॉलिसी होता है, अपील टू इग्नोरेंस होता है जिसे हम आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम बोलते हैं, या फिर फॉल्स डिलेमा होता है, झूठी दुविधा। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे पॉलिसी में कि भाई किसी चीज को अगर सही प्रूव नहीं किया गया, गलत प्रूव नहीं किया गया तो इस ट्रू होगा, है ना? उसको गलत नहीं प्रूव किया गया तो ये एक प्रकार का भ्रम होता है, एक प्रकार का जो है वो एक प्रकार की गलती होती है, फॉलेसी होती है और इसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस, है ना? अज्ञानता की अपील, कि किसी चीज का ज्ञान अगर हमें नहीं है मतलब वो गलत है, या फिर किसी चीज को हमने गलत नहीं प्रूव किया मतलब वो सही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपील टू इग्नोरेंस है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने एलियन को जो है वो गलत नहीं मान, एलियन को मान लीजिए कि हमने प्रूव नहीं किया, मतलब एलियन एग्जिस्ट करता, हमने मान लीजिए कि ये प्रूव हम नहीं कर पाए हैं कि पानी को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बना देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सही है, ये उसको हमने गलत नहीं प्रूव किया मतलब वो सही है। तो ये अपील टू इग्नोरेंस होता है कि मतलब अज्ञानता होने की वजह से हम ऐसा करते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं पता वो ठीक है चलो, या फिर वो गलत है, तो ये अपील टू इग्नोरेंस होता है। सी ऑप्शन, अपील टू इग्नोरेंस, ये एक लॉजिकल फॉलेसी है और इसमें हम आर्गू करते हैं कि एक प्रोपोजिशन सही है क्योंकि इसको फॉल्स या ये गलत है, या फिर क्योंकि इसको सही प्रूव नहीं किया गया, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ये फॉलेसी जो होती है ना, ये एविडेंस की अगर कहीं कमी है तो उसमें उस केस में बोलता है कि भाई अगर आपके पास एविडेंस की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको आ, सामने वाले को ये कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया कि नहीं नहीं भाई कोई एविडेंस नहीं मिला तो बाइज्जत बरी। ऐसा नहीं है जरूरी कि एविडेंस नहीं है तो उसने जो ना किया हो, है ना? तो ये कॉमनली जो है सुपर नेचुरल फेनोमेना या अनप्रूवन थ्योरी में माना जाता है कि भाई अपील टू इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भगवान में मानते हैं, जो अलग-अलग जो है वो चीज़ों में मानते हैं, तो अगर उनको गलत नहीं प्रूव किया गया तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपना चलाने लगते हैं ना। छठा क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में रूब्रिक शब्द किसको संदर्भित करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन द टर्म रूब्रिक रेफर्स टू। अब बताइए रूब्रिक जो है ये क्या है? इवैल्यूएशन में रूब्रिक का इस्तेमाल तो होता ही है। ये एक मानकीकृत परीक्षण प्रारूप है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर्मेट है क्या, या फिर मानदंड और निष्पादन स्तरों के साथ एक स्कोरिंग गाइड है, स्कोरिंग गाइड विद क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस लेवल्स। तीसरा ऑप्शन है करिकुलम फ्रेमवर्क, एक पाठ्य चर्चा रूपरेखा है, या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी, एक शिक्षण पद्धति है। क्या है रूब्रिक?
देखिए रूब्रिक के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। रूब्रिक जो है ना एक कोहेरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के काम को लेके, जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि उनका परफॉर्मेंस का क्वालिटी कैसा-कैसा रहा है ना? तो रूब्रिक जो है वो कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं कि स्कोरिंग गाइड होता है, एक मानदंड होता है, एक निष्पादन स्तर के साथ एक स्कोरिंग गाइड होता है कि इसमें क्राइटेरियाज़ होते हैं, है ना? और परफॉर्मेंस के लेवल डिस्क्राइब होते हैं, है ना? कि क्या ग्रेड मिला बच्चे को, किस एरिया में ग्रेड मिला, है ना? ये होता है और इसमें हम कह सकते हैं कि उसमें हाँ, गुड, फेयर और पुअर ऐसे करके रेटिंग होता है ना? और एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा, पुअर का मतलब बहुत खराब। तो असेसमेंट जो है ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है रूब्रिक के इस्तेमाल से, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि देखिए ब्लूम का टैक्सोनॉमी ओरिजिनल था और एक था रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, है ना? रिवाइज़ वाले टैक्सोनॉमी में हमने बहुत सारे बदलाव देखे किसमें? एक तो नाउन से जो है इनको नाउन से बदल के और वर्ब में कर दिया गया था, है ना? कि भाई ये अब पहले क्या था कि ये नाउन हुआ करता था, है ना? अब उसको बदल दिया गया और दूसरी चीज़ कि लास्ट वाले 2 लेवल्स में बदलाव किए गए थे, स्तरों में बदलाव किए गए थे। तो कह रहा है कि व्हिच कॉग्निटिव लेवल रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग? ये नए वाले टैक्सोनॉमी के हिसाब से पूछ रहा है, अगर पुराने वाले से पूछता तो कुछ और हो जाता। ऑप्शन है इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग या फिर अप्लाइंग। क्या होगा इसका सही उत्तर? रिवाइज़ टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्लूम का टैक्सोनॉमी रिवाइज़ किया कब गया था? तो 2001 में किया गया था। ओरिजिनल टैक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम ने दिया था और रिवाइज़ टैक्सोनॉमी 2001 में इसको किया गया था, जो जिसमें क्रिएटिंग को सबसे हाईएस्ट स्तर माना गया था, है ना? सृजन करना, है? पहले जो है वो ये हाईएस्ट स्तर नहीं था, है ना? तो ब्लूम का जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है इसमें क्रिएटिंग को हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल माना गया। पहले जो है वो सिंथेसिस जो है ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में जो था उसको बदल के और क्रिएट वाला लाया गया। सिंथेसाइज की जगह पे क्रिएट को किया गया और क्रिएट में आप जो है चीज़ों को एक साथ रखते हैं एज अ होल और नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स या फिर नए नज़रिया पेश करते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस माना गया। इसमें आप लोअर लेवल्स के जितने भी चीज़ें हैं, अगर आपको सारी जानकारी होगी, तभी आप जो है वो क्रिएट कर पाएँगे और इसमें ओरिजिनल थिंकिंग और प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है ना? तो पहले क्या था कि पहले सबसे आखिरी पर जो है वो क्रिएटिंग नहीं था, लेकिन बाद में इसको बदल के सबसे पहले तो नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये था। है ना? लेकिन बाद में क्या किया गया कि इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग करके नीचे आ गया और ये सिंथेसिस को क्रिएटिंग करके और इसको सबसे ऊँचे स्तर पर ले जाया गया, है ना? तो ये इस तरीके से बदलाव किया गया और क्रिएटिंग सबसे हाईएस्ट लेवल आ गया ब्लूम के रिवाइज़ टैक्सोनॉमी में। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन। आज के जितने हमने सारे क्वेश्चन किए ना ये आपको इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम शोध पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें एक टर्म आता है हॉथॉर्न इफेक्ट। तो हॉथॉर्न प्रभाव या हॉथॉर्न इफेक्ट जो है ये क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? पहला ऑप्शन है डेटा संग्रह पर शोधकर्ता पूर्वाग्रह का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ रिसर्चर बायस एंड डेटा कलेक्शन। कि भाई जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जो रिसर्चर हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो अक्सर जो है वो बायस दिखा देते हैं, पूर्वाग्रह या फिर अपने मन में पहले से कुछ बैठा के रखा उन्होंने और उस हिसाब से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। क्या इसको हम हॉथर्न इफेक्ट कहते हैं? या फिर अवलोकन किए जाने की जागरूकता के कारण विषयों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको पता चल जाए कि आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसके बिहेवियर में जो बदलाव आ जाता है, क्या उसको हम हॉथर्न इफेक्ट कहते हैं? या फिर द टेंडेंसी टू सेलेक्ट डेटा दैट कन्फर्म्स वंस हाइपोथेसिस। कि भाई हमने जो परिकल्पना तैयार की उसको जो पुष्टि कर रहा है, अगर हमने सिर्फ वही वाले डेटा को उठाया तो क्या उसको हम हॉथर्न इफेक्ट कहते हैं? या फिर जो आश्रित चर हैं, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनके ऊपर जो बाहरी चर हैं, इनका प्रभाव का जो इनका इन्फ्लुएंस है, इसको हम हॉथर्न इफेक्ट कहते हैं। बताइए किसको कहते हैं? देखिए जो हॉथर्न इफेक्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को देखते हैं, आपको मालूम होगा वैसे भी कि अगर आप किसी से कहोगे ना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, है ना? ये काम अच्छे से करना, तो वो घबरा जाता है कई बार। कई बार वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो
अवेयर होने के चक्कर में जो है ऐसा करने लगता है कि अच्छे काम को भी खराब तरीके से करने लगेगा। तो वैसे ही अगर आप किसी का अवलोकन कर रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको पता चल जाए कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो अपने रियल बिहेवियर को शो नहीं कर पाता है। उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी को हम हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से जानते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ये टर्म हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें वो फिनोमेना होता है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, वो अगर उसको पता चल जाए कि उसको ऑब्जर्व किया जाए। तो जो हॉथॉर्न वर्क्स फैक्ट्री है ना, 1920 से 1930 के बीच में एक जो है वो रिएक्टिविटी जो हम कहते हैं कि लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं और उनको स्टडी किया गया तो ये रिप्रेजेंट करता है एक रिएक्टिविटी को, जहाँ पर लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं और 1920 से 30 के बीच में जो है ये हुआ था पूरा। इसको जो है फाइंड आउट किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है रिसर्च डिज़ाइन करते समय, पर्टिकुलरली अगर हमें पता हो कि हम रिसर्च ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी को ये थ्रेटन कर सकता है, क्योंकि जिसको पता चल जाए कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगे, तो फिर आपका रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं गलत आ जाएगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से सैम्पलिंग आप कर लेंगे या फिर गलत तरीके से ऑब्जर्वेशन करके और आप गलत जो है नोट कर लेंगे। तो याद रखेंगे कि इसको हम हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पर लोग अपने बिहेवियर को बदलाव उसमें ला देते हैं अगर उनको पता होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। हाँ? तो ये हॉथॉर्न इफेक्ट है। तो ये थे कुल आज 8 प्रश्न जो आज हमने सॉल्व किए, और बहुत ही यूनिक प्रकार के प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व कराने वाला हूं जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपके एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका सही होने का चांस जो क्वेश्चंस के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। चलिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो आज का सेशन। नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप कर दीजिए, नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।